क्लास में हमने क्या क्या बताया था, एक बार रिकॉल कर लीजिए। रिकॉल यानी रिवीजन बहुत जरूरी है। एग्जाम को निकालने के लिए आप पढ़ते हैं, पढ़ने से ज्यादा रिवीजन का जरूरत है और रिवीजन का योगदान होता है। अदरवाइज आप पढ़ा हुआ चीज ना एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे और सही नहीं कर पाओगे, तो फिर पढ़ा पढ़ाया सब बेकार हो जाएगा। तो हमने पिछले क्लास में बताया था, सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत किया था। क्या बताओ बाबू, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन तरह का कण बताया था, ये तीन तरह का कण बताया था और पूछा था कि इनमें से फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन है बाबू। फंडामेंटल पार्टिकल्स करने का मतलब मौलिक कण कौन है ना। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है बाबू, मौलिक कण कौन है। मौलिक कण कहने का मतलब जिसको आप फर्दर तोड़ नहीं सकते हो। तो ये तीनों में हमने आंसर बताया था इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कर सकते हो, फर्दर ब्रेक कर सकते हो। फर्दर ब्रेक किस में किया जा सकता है बाबू, तो बताया था हमने क्वार्क्स में आप तोड़ सकते हो। किस में तोड़ सकते हो, क्वार्क्स में। ठीक है, इससे आधारित हमने ये भी बताया था कि अभी तक टोटल 17 फंडामेंटल पार्टिकल्स की खोज हो चुकी है और एक जो है अभी प्रोसेस में है। ठीक है बाबू, ये हमने बता दिया था। और क्या बताया था, और हमने बताया था कि एटम क्या होता है। एटम क्या होता है, तो हमने बताया था किसी भी मैटर या सब्सटेंस को आप तोड़ते जाओ और जो सबसे छोटा कण मिलेगा, सबसे स्मॉलेस्ट कण, जिसको कि और फर्दर आप तोड़ नहीं सकते हो, उसी को हमने बताया था कि वह एटम यानी कि परमाणु कहलाएगा। और उसका शेप बताया था कुछ इस साइड से कि एक सर्किल होता है सेंटर में, उसके चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं। इसको हमने बताया था ये ऑर्बिट है, कक्षा है। और ये जो सेंटर में देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है। ये क्या है बाबू, न्यूक्लियस है। इसमें बताया था दो तरह का कण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इस ऑर्बिट में बाबू इलेक्ट्रॉन होता है जो चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। ये सब हमने बता दिया था। ठीक है, तो एटम की बात की थी। उसके बाद हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता दिया था। इसका वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 kg बताया था। ठीक है, उसी तरह से मास ऑफ प्रोटॉन भी बता दिया था। मास ऑफ प्रोटॉन भी बता दिया था, कितना बाबू, 1.673 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, उसी तरह से हमने मास ऑफ न्यूट्रॉन भी बताया था 1.675 इंटू 10⁻27 kg। इसमें से ये बताया था कि सबसे ज्यादा मास न्यूट्रॉन का होता है, फिर प्रोटॉन का होता है, फिर इलेक्ट्रॉन का होता है। ये भी बता दिया था। और यही नहीं, चार्ज, ये मास जो है बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया है। उसके बाद चार्ज है ना, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन बताया था कितना बाबू, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब बताइएगा ये चार्ज जब लिखते हैं तो यहाँ कूलम क्यों लिख रहे हैं, इसलिए बाबू कि एसआई यूनिट है ना, एसआई यूनिट। एसआई का मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो चार्ज यानी कि आवेश, चार्ज को हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। तो आवेश का अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो होता है वो कूलम होता है। क्या होता है बाबू, कूलम होता है। अंग्रेजी में इसको COULOMB कूलम्ब लिखते हैं। ठीक है, कूलम्ब लिखते हैं। अब देखो ये स्पेलिंग ऐसे भी हो सकता है, देख लीजिएगा जो भी हो स्पेलिंग में क्या रखा है, कूलम्ब होता है, ये आप याद रखना। ठीक है बाबू, अब देखो, अब समझो यहाँ बाबू, समझना है। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताया था, उसी तरह से चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन भी बता दिया था। बोले थे प्रोटॉन में मास सिर्फ साइन चेंज होता है, प्लस हो जाता है, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहती है। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, यही सेम रहता है। नेचर क्या है, ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, प्रोटॉन प्लस होता है।
इसलिए बताया था इसको आप माइनस ई याद रखिएगा और इसको आप प्लस ई याद रखिएगा। ये सारी बातें हमने बता दिया था। ठीक है, कोई भी पूछे एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज आपको बताना है कूलम, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज आपको बताना है कूलम। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद थोड़ा सा हमने फोर्स की बात की थी, है ना। फोर्स, नेचर में कितने टाइप के फोर्स विद्यमान हैं इसके बारे में बताया था। तो सबसे पहले बताया था न्यूक्लियर फोर्स। क्या बताया था बाबू? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स को ही आप स्ट्रॉन्ग फोर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बाबू? स्ट्रॉन्ग फोर्स। दूसरा बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या बताया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा बताया था बाबू वीक फोर्स। क्या बताया था? वीक फोर्स। चौथा बताया था बाबू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बताया था? ये जस्ट रिवीजन हो रहा है एक बार कि आपको रिवाइज हो जाए। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें से हमने बताया था कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत वाला फोर्स जो होता है, ठीक है, सबसे मजबूत वाला जो फोर्स होता है वो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है, नाभिकीय बल होता है। क्या है बाबू? नाभिकीय बल होता है। ठीक है, और सबसे कमजोर फोर्स वीक फोर्स नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसको आप बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, आप बोल रहे हैं तो आपको लिखने आना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब कहिएगा कुछ इसका मतलब क्या है ये, मतलब न्यूक्लियर फोर्स सबसे मजबूत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो कितना ये कमजोर और ज्यादा है कैसे पता चलेगा? तो एक काम करो, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ मान लो। आप मान के चलो कि ये फोर्स वन टाइम है, ये फोर्स वन टाइम है, तो समझ के चलो कि ये जो है इसका 100वां भाग, ये 100वां भाग है। ठीक है, यदि आप न्यूक्लियर फोर्स को आप 1 यूनिट फोर्स मान लो, तो ये क्या है, उसका 100वां भाग, 100वां यूनिट फोर्स लगाएगा, यानी 100 गुना कमजोर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है बाबू? 100 गुना उससे क्या है, ये कमजोर है, उससे 100 गुना कमजोर है। वही आप बिग फोर्स पे आ जाओगे, बिग फोर्स पे, तो यह 10 के पावर -13 कितना हो गया, 10 के पावर -13, यानी इसके कंपैरिजन में 10 के पावर 13वां भाग उतना कमजोर हो गया है आपका। वही आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करोगे तो ये चल जाओ कि 10 के पावर -38, 10 के पावर -38 बहुत छोटा वैल्यू होता है, इसलिए बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कमजोर है। देखिए यही दोनों में काफी का अंतर, यहाँ पे 10 के पावर में 8 में से 3 गया 5, 3 में से गया 2, यानी इतना गुना का अंतर हो जाता है बिग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में। ये हमने एज्यूम किया न्यूमेरिकल वैल्यू कि मान के चलो कि न्यूक्लियर फोर्स के रूप में 1 यूनिट का फोर्स लग रहा है, तो उससे 100 गुना कमजोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, उसका 1/10 के पावर 13वां भाग जो है बिग फोर्स होगा। वो भी कुछ सही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स बाबू 10 के पावर 38 गुना इतना कमजोर, माइनस का मतलब क्या, उतना कम फोर्स लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी माइनस में यदि पावर ज्यादा है तो सबसे क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई तो अब समझना, हमने एक पिक्चर बताया था इस टाइप से, एक सर्किल बताया, फिर उसके चारों तरफ एक और सर्किल ड्रॉ किया। हमने बताया कि इसमें प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, इधर इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, ये हमने बता दिया। अब समझना है इसको क्या बोलते हैं बाबू, न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी कि हिंदी वाले बच्चा याद रखेंगे नाभिक। नाभिक। एक बात बताओ कि ये जो न्यूक्लियस है उसका साइज यदि मेजर करेंगे न्यूक्लियस के साइज को, तो उसका क्या यूनिट होगा? साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस मेजर्ड इन क्या यूनिट होगा बाबू, क्या यूनिट होगा? तो याद रखना फर्मी मीटर होता है। क्या होता है? फर्मी मीटर।
ठीक है, फर्मी मीटर। न्यूक्लियस का साइज फर्मी मीटर में मापा जाता है, फर्मी मीटर याद रखना। न्यूक्लियस का साइज यानी नाभिक का जो साइज होता है वह मेजर्ड इन फर्मी मीटर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि भाई न्यूक्लियस के साइज को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, याद रखना है फर्मी मीटर। और एक फर्मी मीटर आपको फर्मी नहीं समझ में आ रहा होगा तो याद रखना 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। एक फर्मी मीटर कितना के बराबर होता है बाबू? एक फर्मी मीटर जो है 10 के पावर -15 मीटर के बराबर होता है। एक फर्मी मीटर बराबर 10 के पावर -15 मीटर, 10 टू द पावर -15 मीटर, इसको रट जाना, ठीक है बाबू। उसी तरह से यदि उसी तरह से समझना, ये हो गया। न्यूक्लियस के साइज को हम मेजर करते हैं किसमें बाबू? फर्मी मीटर में। और एक फर्मी मीटर कितने के बराबर होता है बाबू? तो 10 टू दी पावर -15 मीटर के बराबर। ये दोनों याद कर लेना। आगे बात। अब बताओ, कोई बोल दिया कि भैया एटम का साइज, ये जो एटम है पूरा, ये एटम का साइज किस यूनिट में मेजर करेंगे? एटम के साइज को किस यूनिट में मेजर करेंगे? तो आपको याद रखना है एंगस्ट्रम, ठीक है। साइज ऑफ एटम मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। इसको आप ए के पावर 0 ऐसे करके लिखते होंगे 9वां 10वां में, जब एंगस्ट्रम लिखना होता होगा तो बाबू देखो 1 एंगस्ट्रम जो होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है, 10 के पावर -10 मीटर होता है। तो आपको याद रखना है कि एटम का साइज एंगस्ट्रम में मापा जाता है, एटम का साइज एंगस्ट्रम में मापा जाता है। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है और एक फर्मी मीटर बराबर 10 के पावर -15 मीटर होता है। ये दोनों बातें आप याद रखोगे, ठीक है बाबू, ये दोनों बातें आप याद रखोगे। अब समझना आगे। अब समझना, कुछ डिस्कवरी क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं, यानी एग्जाम के क्वेश्चन में कुछ डिस्कवरी पूछा जाता है। तो आप कुछ डिस्कवरी देख लो बाबू। डिस्कवरी सबसे पहले याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया बाबू? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो रट जाना, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया है बाबू जे थॉमसन, याद हो जाएगा, जे थॉमसन। उसी तरह से यदि आपको पूछ दे कि भाई प्रोटॉन का किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो आपको याद रखना है ई गोल्डस्टीन, ठीक है। क्या याद रखोगे? ई गोल्डस्टीन। कहीं कभी ऑप्शन में जो है रदरफोर्ड भी दे देता है, कभी कभी ऑप्शन में रदरफोर्ड देता है। देखो बाबू, एक्चुअली क्या है, प्रोटॉन का डिस्कवरी की बात होगी तो गोल्डस्टीन ने किया, लेकिन प्रोटॉन जो नाम दिया, यानी नामाकरण करने का काम जो है, नामाकरण करने का काम किसने किया था? रदरफोर्ड। इसलिए कभी कभी जो है ऑप्शन रदरफोर्ड भी रहता है, लेकिन दोनों रहेगा तो आपको लगाना क्या है? गोल्डस्टीन, ई गोल्डस्टीन, ठीक है बाबू। उसी तरह से न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो न्यूट्रॉन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने, ठीक है। जेम्स चैडविक ने किया था। कब किया था बाबू? जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। कब किया था? 1932 में। तो याद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन, प्रोटॉन का किया गोल्डस्टीन, नामाकरण कौन किया? रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने किया, ठीक है। उसी तरह से यदि आपसे कोई पूछ दे, समझना
समझना बाबू, यदि कोई आपसे पूछ दे कि एटम का खोज किसने किया, ये जो एटम है, एटम का किसने किया खोज, तो एटम का सबसे पहले खोज किया था बाबू जॉन डाल्टन ने। इसका नाम तो सुने होंगे ना 10वीं में, जॉन डाल्टन। एटम का खोज किसने किया, जॉन डाल्टन ने। एटम का खोज किसने किया, जॉन डाल्टन ने। यदि रहे न्यूक्लियस की खोज किसने किया बाबू, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक का खोज किसने किया, तो नाभिक का खोज बाबू रदरफोर्ड ने किया था। कौन किया था, रदरफोर्ड ने। किसने किया था, रदरफोर्ड। तो समझ में आ गया बातें। एटम का खोज किया जॉन डाल्टन, एटम का खोज किया जॉन डाल्टन, न्यूक्लियस का खोज किया रदरफोर्ड। न्यूक्लियस मतलब रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड। एटम मतलब जॉन डाल्टन, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करवाते हैं, एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। यदि आपसे पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, तो आप बोलेंगे जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन। यदि पूछ दे प्रोटॉन का, तो ई गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का पूछेगा ई गोल्डस्टीन। नामकरण किसने किया, रदरफोर्ड। नामकरण किसने किया, रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन का पूछेगा तो चैडविक। न्यूट्रॉन का पूछेगा तो चैडविक, जेम्स चैडविक पूरा नाम है। कब किया, 1932 में। कब किया, 1932 में। यदि आपसे पूछेगा एटम का खोज किसने किया, जॉन डाल्टन। एटम का खोज किसने किया, जॉन डाल्टन। यदि पूछेगा न्यूक्लियस का खोज किसने किया, न्यूक्लियस का खोज किया रदरफोर्ड ने। किसने किया, रदरफोर्ड। इस तरह से आपको रट्टा मारने हैं साइंस में, ठीक है बाबू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, अब समझना बाबू, कोई भी न्यूक्लियस जो होता है, कोई भी न्यूक्लियस, समझना, ये है आपका न्यूक्लियस। ये हम ऑर्बिट मान लो, छोटा सा दे दो न्यूक्लियस इसके सेंटर में। इसमें प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन होता है, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो आपको बताना है कि इस बाउंडेड स्टेट में कोई भी एटम जो है बाउंडेड स्टेट में है, तो इसका टोटल एनर्जी क्या होगा, इसका टोटल एनर्जी बाबू क्या होगा। तो आपको याद रखने हैं, कोई भी ठीक है बाउंडेड स्टेट में होगा, तो टोटल एनर्जी ऑलवेज क्या होगा बाबू, कांस्टेंट होगा। टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। टोटल एनर्जी जो है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अब यदि पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है, उसका टोटल एनर्जी क्या होता है, उसका टोटल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी क्या होता है बाबू, तो नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है बाबू, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कभी कभी बच्चे, ये उतना ध्यान देने वाली बातें नहीं, बहुत कम पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में नहीं है, पूछे जाएंगे। लेकिन चलो आपको याद रखना है कि यदि कोई पूछ दे कि एटम में जो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, उसका टोटल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा क्या होता है, तो कुल ऊर्जा हमेशा क्या होगा बाबू, नेगेटिव होगा। कुल ऊर्जा क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन यदि पूरे एटम की बात की जाए तो टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब देखिए क्वेश्चन उठता है कि प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन आवेशित कण है। प्रोटॉन क्या है बाबू, आवेशित कण है, उसका चार्ज होता है पॉजिटिव। बट न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है बाबू, चार्जलेस होता है। क्या होता है, चार्जलेस होता है। ऐसा क्यों होता है, यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला है लेकिन न्यूट्रॉन चार्जलेस क्यों होता है, क्यों होता है, तो आपको आंसर क्या देना है। इसको आंसर देने के लिए एक्चुअली आपको फंडामेंटल पार्टिकल्स का नॉलेज होना चाहिए। इसमें क्या है, इसमें क्या है बाबू, समझना, ये थोड़ा सा डीप वाला चीज हो गया। ये जो क्वार्क होता है ना, प्रोटॉन जो है
3 पार्टिकल्स कण से मिलके बनता है, ठीक है। इसमें यह 3 क्वार्क से बनता है, 3 क्वार्क्स। ये 3 क्वार्क्स 2 अपर होता है, ठीक है, यू यू होता है 2, और एक होता है डी, एक होता है क्या बाबू, डी। और ये u का वैल्यू जो होता है +2/3 होता है, तो ये भी +2/3 हो जाएगा। और ये -1/3 e होता है, इतना। इसमें क्या देखोगे, जब जोड़ जाड़ के आएगा तो इसका वैल्यू +e आ जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू, +e आ जाएगा। लेकिन उसी तरह से न्यूट्रॉन को आप करोगे, इसी तरह से निकालोगे, तो उसका जो है वो डी डी और यू से मिलके बना होता है। किससे बना होता है, डी डी और यू से। और उसको जोड़ेगे होता है आपका 0 आ जाएगा, मतलब चार्जलेस आ जाएगा। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन आपसे यदि कोई पूछ दे कि भाई प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, क्यों होता है, तो आपको बताना प्रोटॉन जो है 3 क्वार्क से मिलके बनता होता है, यू यू और डी। और न्यूट्रॉन जो है डी डी और यू से मिलके बना होता है। एक डी का वैल्यू होता है 2/3e, और एक यू का वैल्यू होता है, सॉरी, डी का वैल्यू 1/3e होता है, और डी यू का वैल्यू होता है 2/3e। यहाँ पे वैल्यू पुट करके सबको जोड़ोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है बाबू, 0 आ जाएगा। चलिए अब समझना बच्चा, समझना, डी के आगे माइनस लगा रहता है, यू में प्लस लगा रहेगा, ठीक है। अब समझना, इसको उतना इम्पोर्टेंट ना लीजिए। चलिए आगे। एक बात बताओ, जैसे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, चक्कर काट रहा है। अब बताओ हम क्या करें कि इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन जो है बाहर भाग जाए। जनरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है बाउंडेड स्टेट में रहता है। किसी भी एटम पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाउंडेड स्टेट में क्या होता है, एकदम स्टेबल होता है। जब तक हम उस पे कोई बाहर से एनर्जी नहीं डालेंगे, है ना, जब तक बाहर से कोई एनर्जी नहीं डालेंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं भागेगा। लेकिन इसमें जब हम एनर्जी दे देंगे, है ना, एनर्जी दे देंगे तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फुर से बाहर भाग जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन फुर से बाहर भागेगा उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग नाम देते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या नाम देते हैं बाबू, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का हिंदी तो हिंदी इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना, वही तो जब क्या करते हो, अब एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन खोता है या इलेक्ट्रॉन पाता है तो उस पार्टिकल को बोलते हैं क्या, चार्ज्ड एटम। क्या बोलते हैं बाबू, चार्ज्ड एटम, मतलब आवेशित कण। तो आप याद रखना, बच्चा का वो बात याद करो, जब आप कंघी को सर के बाल में रगड़ करके छोटा छोटा कागज के पास ले जाते थे तो वो चिपक जाता था। हुआ क्या, जब आपने कंघी को अपने सर के बाल में रगड़ा तो आपका जो कंघी है वो आवेशित हो गया, वो चार्ज्ड हो गया। कैसे, तो उसके माने कंघी का जो एटम था उसका बाहरी इलेक्ट्रॉन, 1-2 इलेक्ट्रॉन छिटक के किस पे चला गया, बाल पे चला गया। तो ये क्या हो गया बाबू, चार्ज्ड हो गया। और जब चार्ज्ड होगा, आवेशित होगा, तो उसके अंदर जो है किसी भी चीज को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का पावर आ जाता है, यानी उसके द्वारा अट्रैक्शन का फोर्स लगने लगता है। अट्रैक्शन का यानी आकर्षण बल लगने लगता है। यही वजह है छोटा छोटा कण जो है, छोटा छोटा कण कंघी में जो है क्या हो जाता है, चिपकने लगता है, चिपकने लगता है। ठीक है बाबू, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई, इसमें से मेन जो है डिस्कवरी वाला बात जो था, डिस्कवरी वाली बातें आप एकदम रट्टा मार जाना। ठीक है, 5 गो डिस्कवरी बताए, साइज ऑफ न्यूक्लियस बताए, साइज ऑफ एटम बताए, ये 5 + 2 7 बातें आपको आज के सेशन से याद कर लेनी है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।